नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मराठों के पतन के कारण। एंग्लो मराठा संघर्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अंग्रेज़ मराठा संघर्ष जो 1775 से शुरू होता है सूरत की संधि के माध्यम से, और 3 अंग्रेज़ मराठा संघर्ष हुए हैं और जिसकी अंतिम परिणति 1818 में समाप्त होती है और 1818 में पेशवा पद की समाप्ति के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो क्या कारण थे कि अंग्रेज़ों के समक्ष मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा? क्योंकि मराठा उस वक्त भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी और एक तरह से अंग्रेज़ों ने जो भारत का राज्य प्राप्त किया है वो मराठा पावर को पराजित करके ही प्राप्त किया है। तो मराठों में क्या त्रुटियां थी, क्या कमजोरियां थी, उससे संबंधित हर एक पक्ष के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं अयोग्य नेतृत्व। मराठों में बाजीराव सेकंड के समय में, जब बाजीराव सेकंड पेशवा बने और उसके साथ में जो उनके अधीनस्थ सामंत थे, उनके नेतृत्व में मराठों ने एक तरह से पतन के युग की शुरुआत कर दी। बाजीराव सेकंड, दौलतराव सिंधिया, इनके जो कृत्य थे उन्होंने एक तरह से महान मराठा साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। बाजीराव सेकंड ने अपने पेशवा पद को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से बसीन की संधि की और इस तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में मराठों की स्वाधीनता को सौंप दिया। इसी तरह से दौलतराव सिंधिया पूरी तरह से अयोग्य, आलसी और विलासी नेता थे और जितने भी इम्पोर्टेंट नेता थे जिन्होंने मराठा राज्य का संगठन किया था वो 18वीं शताब्दी में समाप्त हो चुके थे, जैसे कि महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधवराव प्रथम, तुकोजी होलकर, हरिपंत फड़के और सबसे इम्पोर्टेंट नाना फडणवीस। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी को इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व प्राप्त हुआ, जैसे कि एल्फिंस्टन है, जॉन मैल्कम, कर्नल कॉलिंस, जॉन ए डंकन, आर्थर वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लेक, जिनके नेतृत्व में कंपनी ने बहुत योग्यता और कुशलता से इस युद्ध का संचालन किया। दूसरा अगर हम बात करें तो मराठा राज्य के कुछ स्वाभाविक दोष हैं जिसकी वजह से ये अपने आधार रूप में बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाया। सर जदुनाथ सरकार ने इस ओर इशारा किया है। उनका ये मानना है कि मराठा राज्य में कुछ स्वाभाविक दोष थे कि उन्होंने किसी भी समय सामुदायिक विकास, विद्या से संबंधित कोई प्रसार या जनता के एकीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मराठों की जो एकता थी वो कहते हैं बहुत ही कृत्रिम थी और आकस्मिक थी और एक धार्मिक राष्ट्र की भावना के तौर पे इस साम्राज्य का या इस संगठन का जन्म हुआ था। और जैसे जैसे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ वैसे वैसे ही धार्मिक राष्ट्र की जो भावना थी, जिन्होंने इनको एक सूत्र में बांध रखा था, वो कमज़ोर पड़ती गई और इसी तरह से मराठा साम्राज्य का विघटन की शुरुआत भी हो गई। आर्थिक नीति की अगर हम बात करें तो एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव मराठा राज्य में, मराठा साम्राज्य में हमको देखने के लिए मिलता है। पेशवा के अधीन जितने भी सैनिक थे, जो औरंगज़ेब से जब बहुत लंबा संघर्ष मराठों का चला था, तो मराठा जो कृषक थे वो उन्होंने सैनिक वृत्ति अपना ली थी और बाद में चलकर इन सैनिकों ने भरण पोषण के लिए चौथ, सर देशमुखी, इन चीज़ों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया था। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की तो मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के संसाधनों पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि जो बलपूर्वक चौथ या सर देशमुखी एकत्र करते थे उस पर पूरी तरह से निर्भर करता था। उनका कोई नियमित उद्योग या विदेश व्यापार नहीं था जिन पर उनका राज्य डिपेंड कर सकता था। तो सैनिक सेवा ही उनके आर्थिक उपार्जन का एक मुख्य आधार स्तंभ थी और इसका प्रतिकूल प्रभाव हम आर्थिक स्थिति पर देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अपने आधार रूप में कभी भी सुदृढ़ इस वजह से नहीं हो पाई। अब बात करें मराठा राजनीतिक व्यवस्था की कुछ दुर्बलताओं की, तो मराठा साम्राज्य एक संघ था जिसका नेता जो था वो प्रारंभ में छत्रपति थे, छत्रपति के अधीन थे। उसके बाद में पेशवा जब पावरफुल हो गए तो छत्रपति की शक्तियाँ पेशवा ने ले ली कालांतर में, और जब पेशवा उतने पावरफुल नहीं रहे तो पेशवा के अधीनस्थ जो सरदार थे, जो सामंतशाही इकाइयाँ थी, सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, ये जो सरदार थे
ये पेशवा के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे और उन्होंने धीरे धीरे अपने अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा और उसके बाद से ये सामंत शाही इकाइयाँ और भी छिन्न भिन्न हो गई। इनके आपसी झगड़े और फूट ने इन्हें और भी कमज़ोर बना दिया और परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में ये एकजुट होकर युद्ध नहीं लड़ सके। सिर्फ अंग्रेज़ों की बात नहीं है, और भी बहुत सारे संघर्ष थे जहाँ ये इकाइयाँ जो थी वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जयपुर की गद्दी के लिए जब संघर्ष हुआ माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य में 1743 से 1750 के बीच में संघर्ष हुआ था, तो होलकर और सिंधिया दोनों विपरीत पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। इसी तरह से कंपनी के साथ में जब संघर्ष हुआ तो हमने देखा 1803 में जब सिंधिया और भोसले कंपनी के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे तो होलकर इस युद्ध से अलग रहा और जब ये दोनों शक्तियाँ पराजित हो गई तो 1804 में होलकर ने युद्ध में भाग लिया। इसी तरह से तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में सिंधिया और गायकवाड़ ने युद्ध नहीं किया, अंग्रेज़ों का साथ एक तरह से दिया। अब बात करें सैनिक संगठन की, तो मराठों का जो सैनिक संगठन था वो अत्यंत दुर्बल था। मराठों का मुकाबला अंग्रेजी शक्ति से था और अंग्रेज़ों का जो सैनिक संगठन, अस्त्र शस्त्र, अनुशासन, नेतृत्व वो कहीं मराठा से बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर था। मराठों में विश्वासघात के तत्व भी बहुत देखने के लिए मिलते हैं। मराठों ने अपनी सेना को विदेशियों से प्रशिक्षित करके अपनी सेना को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की थी। खासतौर से सिंधिया ने फ्रांसीसी कमांडरों की सेनाएं ली थी, फ्रांसीसी कमांडरों से सहयोग लेकर अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित भी करवाया था। लेकिन ये मराठों के जो विदेशी सैनिक या कमांडर थे ये इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सके और जब वक्त आया तो इन्होंने सबसे पहले मराठों को धोखा दिया। आर्थर वेलेस्ली और अल्फ्रेड लॉयल कहते हैं कि मराठों ने जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को छोड़ दिया था ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। होलकर ने कर्नल मॉनसन को जब पराजित किया था तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के आधार पर ही उन्होंने इनको पराजित किया था। और सैनिक संगठन की बात करें तो मराठों ने पैदल सेना, तोपखाने पर ज़्यादा एम्फेसिस किया, ज़्यादा जोर दिया और घुड़सवार सेना को उतना उपयोगी वो नहीं बना पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि मराठा सेना उतनी गतिशील नहीं हो पाई। तोपखाना भी उनका उत्तम और अचूक नहीं बन पाया। पूना सरकार के नेतृत्व में तोपखाना विभाग बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पाया। अगर हम बात करें तो मराठे अपनी पैदल सेना, घुड़सवार और तोपखाने का ठीक ठीक मात्रा में विकास नहीं कर पाए, ऐसा अल्फ्रेड लॉयल ने कहा है अपनी पुस्तक राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में। अंग्रेज़ों की कूटनीति की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने इस संघर्ष के दौरान अत्यंत कूटनीति के माध्यम से मराठों को अकेला करके युद्ध में विजय प्राप्त की। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध की बात करें तो गायकवाड़ और दक्षिणी मराठा जागीरदारों को उन्होंने अपनी तरफ सम्मिलित कर लिया। पेशवा बाजीराव सेकेंड ऑलरेडी उनके साथ में था तो सिंधिया को वो आसानी से पराजित कर पाए। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में सिंधिया और गायकवाड़ के साथ उन्होंने पहले से संधि कर ली तो पेशवा, होलकर और भोसले को आसानी से पराजित कर पाए। अंग्रेज़ों की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो भी बहुत उत्तम कोटि की थी। श्री सरदेसाई कहते हैं कि अंग्रेज़ अधिकारी जब भारत में भ्रमण करते थे तो वो तमाम सैनिक और असैनिक जानकारियों को इकट्ठा कर लेते थे और सरकार उस जानकारी का पूरा उपयोग अपने लिए करती थी। मराठों के जो पारस्परिक मतभेद थे उनकी संपूर्ण जानकारी भी अंग्रेज़ों को पहले से मिल जाती थी तो परिणाम ये होता था कि सैनिक व्यूह रचना और विजय प्राप्त करने में इन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। एक और रीज़न है अंग्रेज़ों का प्रगतिशील दृष्टिकोण। यूरोपियन लोगों की अगर हम बात करें तो वे धर्म और बंधनों से बाहर आ चुके थे और वैज्ञानिक आविष्कार, समुद्री यात्राओं द्वारा बहुत ही उन्नति कर चुके थे, जबकि भारतीय अभी भी मध्ययुगीन और प्राचीन परंपराओं, प्राचीन विचारों में पूरी तरह से जकड़े हुए थे। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि ब्राह्मण और मराठा की जो मतभेद हैं वो भी राज्य शक्ति को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे थे। साथ ही साथ सामंत प्रथा, जाति प्रथा, ये जो तमाम भेदभाव हैं इन्होंने भी सामाजिक और राजनीतिक एकता में कहीं ना कहीं दरारें उत्पन्न
कर रखी थी और इसीलिए हमें वहाँ बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिलती। तो ये सब कारण है मराठों के पतन के कारण। एसएन सेन का ये मानना है कि मराठा सैनिक शक्ति और जो ह्रास हुआ मराठा सैनिक शक्ति का, उसका प्रथम कारण था संभाजी की मृत्यु के पश्चात सामंतवाद का उत्थान, जिससे देश में फूट और मतभेद बढ़े। दूसरा कारण बताते हैं कि शिवाजी ने जो धर्म पर आधारित जातीय सौहार्द स्थापित किया था, उसको छोड़कर मराठा नेताओं का आत्म उन्नति में लग जाना और परिणाम स्वरूप मराठा सेना का अराष्ट्रीयकरण हो जाना। तीसरा कारण बताते हैं कि मराठा जो नेता थे वो शेष संसार में हुई वैज्ञानिक प्रगति के विषय में अनभिज्ञ रहते थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसको एसएन सेन सैनिक शक्ति के रूप में या उनकी कमज़ोर सैनिक शक्ति के कारण के रूप में बताते हैं। एक और कारण है कि मराठों की देशी शक्तियों से बहुत ज़्यादा शत्रुता थी। दो इम्पॉर्टेंट पावर्स है, राजपूत और सिख पावर। उनके राज्यों में मराठा निरंतर लूटपाट करते रहते थे और परिणाम ये हुआ कि मराठे सिखों की भी और राजपूतों की सहानुभूति पूरी तरह से खो बैठे और अंततः राजपूतों ने अंग्रेज़ों के संरक्षण को एक्सेप्ट कर लिया। एक और रीज़न है मैसूर और हैदराबाद का पतन। दक्षिण में अगर हम बात करें तो मैसूर और हैदराबाद दो इम्पॉर्टेंट पावर्स थी। हैदराबाद के निज़ाम के साथ कंपनी ने सहायक संधि कर ली थी और हैदराबाद के निज़ाम ने कंपनी के प्रभुत्व को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने कूटनीति के माध्यम से मैसूर को मराठों से पृथक कर दिया था सालबाई की संधि के माध्यम से। तो इसलिए अंग्रेज़ों को बहुत आसानी हुई और मराठों को आसानी से पराजित कर पाए। फ्रांसीसी सत्ता का उन्मूलन भी अंग्रेज़ों ने इसीलिए किया ताकि वो मराठा पावर को पूरी तरह से समाप्त कर सकें। वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की है उसके माध्यम से मराठों के राज्य में जितना भी फ्रांसीसी प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया। तो उसके मराठे जो है वो फ्रांसीसी सहयोग से पूरी तरह से वंचित रह गए। इसके अलावा एक कारण माना जाता है नाना फडणवीस की नीतियों को भी कहीं ना कहीं मराठा संघ को कमज़ोर करने वाला माना जाता है। बहुत सारे उत्तरदायित्व जो है वो नाना फडणवीस के नाम किए गए हैं, जैसे कि सालबाई की संधि के बाद महाजी सिंधिया के मना करने के बावजूद भी नाना फडणवीस ने मैसूर के शासक टीपू की शक्ति को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता दी जो उनको नहीं देनी चाहिए और परिणाम ये हुआ कि दक्षिण का शक्ति संतुलन पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब मराठी ही रह गए थे जो अंग्रेज़ों की शक्ति का मुकाबला कर सकते थे। इसी तरह से नाना फडणवीस जो थे उन्होंने अपनी सत्ता को इतना केंद्रीकृत किया कि उन्होंने किसी और नेता को उभरने का मौका नहीं दिया। महाजी सिंधिया पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया और इसी तरह से उन्होंने पेशवा माधवराज सेकंड को भी सैनिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया ताकि वो संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रीकृत रख सके। तो बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि नाना फडणवीस की जो नीतियाँ थी उसने मराठा संघ को कमज़ोर किया है और जिसके फलस्वरूप मराठा शक्ति का पतन हुआ। तो ये सब सम्मिलित रूप से ये जो कारण है इन्होंने मराठा शक्ति के पतन में अपना योगदान दिया और जिसकी वजह से मराठा सत्ता का पतन हो पाया। थैंक यू।